स्वाति आज बेड पर लेटी पड़ी थी। उसे महीने के उन दिनों में ना जाने क्या हो जाता था। पूरे शरीर में सुस्ती, दर्द, चक्कर आना, ये सब तो आम बात हो जाती। ऊपर से उसे चिढ़न इतनी होती कि पूछो ही मत। आज स्वाति की ननद रेनू भी आने वाली है। वह स्वाति के पति नवीन से बड़ी है, इसीलिए घर में उनकी ज्यादा चलती थी। सासू माँ कमला जी भी अपनी बेटी की हर बात को तुरंत पूरा करती थी। दरवाजे की घंटी बजती है। रेनू दीदी मायके पहुंच गई हैं। अब शुरू होगा स्वाति की सासू माँ का पुत्री पुराण। कमला देवी चिल्लाते हुए स्वाति के कमरे में आती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है। बहू, क्या है ये सब? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? तुम्हें दिखता नहीं कि रेनू आई हुई है? यहाँ बिस्तर मत तोड़ो, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। बेचारी मेरी बेटी इतनी गर्मी में भी अपनी माँ से मिलने आ रही है और तुम्हें जरा भी लाज नहीं कि उठकर रेनू के पैर छू लूं। हाय रे किस्मत, पता नहीं आजकल की बहुओं को बस अपने कमरे में घुसने का बहाना चाहिए। कहती हुई कमला देवी कमरे के दरवाजे तक पहुँचती हैं। स्वाति अपना पल्लू संभालते हुए उठती है और कहती है, उठ रही हूँ माँ जी, सुबह से चक्कर आ रहे थे। कमला देवी ने कहा, ज्यादा नाटक ना दिखाओ स्वाति, खूब समझती हूँ ये सब बहुओं के चोचले, पर याद रखो ये सब बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। शाम तक दामाद जी भी आ जाएंगे। उठो अब, हद है बिल्कुल। स्वाति जान चुकी थी कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा। सासू माँ वही समझेंगी जो वो समझना चाहती हैं। चलो छोड़ो, वह उठ ही जाती है। जैसे तैसे सिर पकड़े वह उठती है, सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है और रेनू दीदी के पैर छूती है। रेनू ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और तानों का एक बाण चला ही दिया। क्यों भाभी, नींद पर काबू नहीं रहता क्या? मायका नहीं है ये तुम्हारा? 6 महीने हो गए तुम्हें अपने ससुराल में, अब तो समय से सोया जागा करो। वह चुपचाप सुनती रही। बोल भी क्या सकती थी? नई बहू को बोलने का अधिकार थोड़ी ही होता है, वह भी ननद और सास के सामने। वह मुस्कुराई और अंदर चाय बनाने चली गई। वहां खड़ी रहकर भी क्या फायदा होता। चाय के बाद दोपहर का खाना भी उसे अकेले ही बनाना था, क्योंकि सासू माँ के अनुसार सिर्फ 2 रोटियां ही तो बढ़ानी थी। बाकी पालक पनीर, दही वड़ा, मेथी की सब्जी, दाल फ्राई, जीरा राइस, सलाद, पापड़, ये सब तो यूं ही बन जाते हैं। स्वाति के सिर में इतना दर्द था कि उसे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। सब काम खत्म कर, खाना पीना कराकर उसने रसोई साफ की और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। पर घर में ननद आ जाए और बहू अपने कमरे में सोती रहे, ये तो सास को कभी गवारा नहीं होता। कमला देवी फिर बड़बड़ाते हुए उसके कमरे में आ गई और बोली, शाम के लिए कुछ नाश्ता बना देना, विनोद जी आने वाले हैं। बहू, सुना ना तुमने? सो मत जाना चादर तान के। मैं और रेनू यहीं पास के मार्केट में जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और वापस आकर लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर पकोड़े बना दूंगी, शाम की चाय के साथ ठीक रहेगा। जैसे ही उसकी आंखें लगी, तब से किसी ने डोरबेल बजाई। उसने देखा तो विनोद जीजा जी आए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। विनोद जी अंदर आए, बैठे और फिर रेनू को आवाज़ दी तो स्वाति ने बताया वो माँ जी के साथ बाहर मार्केट गई हैं। विनोद ने कहा, आप क्यों अंदर छिप रही हैं? बाहर आ जाइए। ये पर्दा प्रथा माँ के सामने ही करिएगा, अभी ज़रूरी नहीं है। उसने मना किया कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चाय बना देती हूँ। विनोद जी ने कहा, चाय तो रोज ही पीते हैं, कुछ बेस्वाद सा हो गया है। आज तो कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश कॉफ़ी। जी मैं अभी बनाकर लाती हूँ, स्वाति ने कहा। वह कॉफ़ी लेकर बाहर आई, सिर पर पल्लू और हाथों में ट्रे लिए। उसने ट्रे टेबल पर रखी और अंदर जाने लगी तो विनोद ने कहा, लगता है कि आपको किसी ने बताया नहीं कि अपनों से बड़ों के पैर छूने चाहिए। वह वापस आई और पैर छूने के लिए झुकी तो विनोद ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा,
खुश रहिए हमेशा। अपनी पीठ पर हाथों का स्पर्श पाते ही वह झिझक सी गई और तुरंत पीछे हटी और अंदर चली गई। उसे कुछ ठीक नहीं लगा यूं विनोद का उसकी पीठ पर हाथ फेरना। उसने सोचा शायद गलती से हाथ लग गया होगा। उसने पकौड़े के लिए प्याज काटना शुरू कर दिया। चलो फिर शाम के खाने में आलू पराठे भी बनाने थे, इसीलिए उसने आलू उबलने के लिए रख दिया। नहीं तो सासू माँ आते ही उसे 4 बातें फिर से सुनाएंगी। गैस ऑन कर दी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। वह पलटी तो देखा पीछे विनोद जी खड़े थे। वह घबराहट में आंचल ठीक करते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछ बैठी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। विनोद मुस्कुराते हुए और पास आ गया और बोला, नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि क्या चल रहा है। और बताइए कैसा चल रहा है ससुराल में? नवीन आपको खुश तो रखता है ना? बात करते करते विनोद ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिए। उसे समझ में आ गया था कि इस आदमी के इरादे नेक नहीं हैं। वो फिर से बोला, वैसे नवीन आपको कैसे खुश रखेगा? दिन भर तो ऑफिस में ही रहता है, ऊपर से उसके ये टूर, आए दिन उसे कहीं ना कहीं जाना ही होता है। पर हमें देखिए, हमें एक बार कोई मुस्कुरा कर कह तो दे कि जरा रुक जाइए। आज तो हमारे पैरों की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो बाहर का रुख भी करें। यकीन ना हो तो आप ही कहकर देख लीजिए। जिस तरह कुकर अपने अंदर उबलते आलू की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सीटी देने के लिए व्याकुल था, ठीक उसी तरह उसका दिल भी उबाल मार रहा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने अंदर उफनते तूफान को रोक कर रखे, क्योंकि ससुराल के रिश्तों में बहू को जवाब देने का हक ही कहाँ होता है। फिर भी वह रूखे शब्दों में बोल पड़ी, जी मुझे कोई शौक नहीं है किसी को रोकने का। आप जाइए और बाहर गेस्ट रूम में बैठिए। माँ जी और दीदी भी आते ही होंगे। बड़ी शातिर मुस्कान के साथ वो बोला कि लगता है आप माँ जी और रेनू से डर रही हैं। हा हा हा, चिंता ना करिए, वो बुरा नहीं मानेंगी। हमारा तो रिश्ता ही मजाक का है, ये तो आप भी जानती हैं। उफ, ये आपकी रेशमी लटें हवा के साथ उड़कर बार बार आपके चेहरे पर आ रही है। लगता है आपको बहुत परेशान कर रही है। रुकिए, मैं इन्हें आपके गालों से दूर कर देता हूँ। ये कहकर विनोद ने अपने हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। जैसे वो चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था, अब तो सारे रिश्ते एक तरफ और आत्मसम्मान एक तरफ। उधर कुकर प्रेशर ना झेल पाया और इधर स्वाति के लिए अब ये सब सहना मुश्किल हो रहा था। जोर की बजती सीटी के साथ उसने भी विनोद के गालों पर जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। लाल लाल बड़ी आंखों के साथ लंबी सांसें भरती रौद्र रूप का जीता जागता उदाहरण लग रही थी वो। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, विनोद को धक्का दे दिया। विनोद ने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में अपना सामान उठाया और बाहर निकल लिया। वह घर के बाहर जैसे ही निकलने वाला था कि ननद रेनू और कमला देवी दोनों पहुंच गए। सासू माँ ने कहा, अरे दामाद जी बाहर कहाँ जा रहे हैं? चलिए आइए, आपने शाम को आने को कहा था तो हम थोड़ा बाहर चले गए थे। रेनू अपने पति विनोद को खुशी से अपनी चीजें दिखाने लगी। वो सामान दिखाने के साथ बातें भी करती जा रही थी। ये देखो विनोद, माँ ने मेरे लिए अंगूठी ली है, कितनी सुंदर डिजाइन है इसकी। और ये पैजनी भी लिया है, देखो कितनी सुंदर आवाज है इसकी। छम छम की आवाज से पूरा घर ही गूंज रहा था। रेनू ने सच ही तो कहा था, पूरा घर गूंज तो रहा था, पूरा घर गूंज तो रहा था, पर घुंघरू से नहीं बल्कि उस जोरदार थप्पड़ से जिसकी आवाज सिर्फ विनोद को ही सुनाई दे रही थी। विनोद ने रेनू के हाथ से पैजनी ली और दूर फेंक दी। वो अपनी पत्नी रेनू से गुस्से से बोला कि रेनू, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गृहस्थी बनी रहे तो अभी के अभी इस घर से सारे नाते तोड़कर मेरे साथ चलो, वरना पड़ी रहो यहाँ जिंदगी भर के लिए। रेनू विनोद की बातें सुन हतप्रभ थी। उसने विनोद से पूछा, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कमला जी की भी सांस अटक सी गई। बेटी का घर उजड़ने के नाम से ही उनकी चिंता बढ़ गई।
वो हाथ जोड़कर अपने दामाद विनोद से कहने लगी, अगर कुछ गलती हुई है तो हमसे बताइए बेटा जी, आप कुछ कहेंगे तो ही पता चलेगा ना। जरूर ये स्वाति ने ही कुछ किया होगा, अभी नादान है, बुरा मत मानिए। आप आइए ना, बैठिए, मैं अभी चाय बनवाती हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय, उसके हाथ का कुछ छूना भी पाप है मेरे लिए। पता नहीं नवीन ने क्या देखकर पसंद किया था इस औरत को। ना बात करने का ढंग है ना कोई सलीका। इसके माँ बाप ने भी कुछ नहीं सिखाया। कहाँ से ढूंढ लाई आप ऐसी गिरी हुई औरत को। आपको पता भी है इसने क्या किया? मुझे बहाने से अपने पास में बुलाया और आपको पता भी है इसने क्या किया? मुझे बहाने से अपने पास में बुलाया और उल्टी सीधी बात करने लगी। मैंने इसे समझाया कि ऐसी वाहियात बातें मुझसे मत करो, तो इसे इतना गुस्सा आया कि इसने मुझे तमाचा जड़ दिया। हाय राम, क्यों रे स्वाति, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। निकल बाहर, कहाँ मुंह छिपाए बैठी है। कमला देवी ने बिना कुछ जाने स्वाति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वह दोनों गुस्से में फुफकारती हुई उसके कमरे में आई। पहले ननद रेनू अंदर गई और खींचकर उसे बाहर ले आई। बिना सच जाने ही उन्होंने उसे गुनाहगार साबित कर दिया और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर उसने भी हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी दीदी, इन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये अपनी मर्यादा भूल चुके थे तो मैंने इन्हें याद दिला दी। रेनू को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विनोद से कहा, सुनिए, जरा जोर से पकड़िए इसे, अभी मैं इसके होश ठिकाने लगाती हूँ। माँ, ये पकड़ो मेरा दुपट्टा और कसकर बांध दो इसे। बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर। आज इस चेहरे का वो हाल करूंगी कि आईना देखकर ये खुद ही डर जाएगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। स्वाति निर्दोष होने की गवाही देती रही पर कोई सुनने वाला नहीं था। सासू माँ ने दुपट्टा पकड़ तो लिया पर दुविधा में पड़ गई। वह भी पूरी आस भरी निगाह से उनकी तरफ देख रही थी। सासू माँ उसकी निर्दोष आंखों को अच्छी तरह पढ़ रही थी, पर माँ का कलेजा क्या करता। माँ को तो अपने बच्चे ही हमेशा सही लगते हैं। वो डगमगाते कदमों से धीरे धीरे स्वाति की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके पति नवीन घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उसके जीजाजी ने उसके पत्नी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा है और उसकी दीदी उसका पूरा साथ दे रही है। यह सब तमाशा देख नवीन सख्ते में आ गया और विनोद को दूसरी तरफ ढकेलते हुए स्वाति के हाथों को दुपट्टे के बंधन से मुक्त किया और उसे अपनी तरफ करते हुए गुस्से में कहा, माँ, क्या हो रहा है ये सब? दीदी और जीजाजी क्या कर रहे थे? माँ, आप खड़ी होकर इनका साथ दे रही थी। यही करते हो आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में? हिम्मत कैसे हुई आपकी जीजाजी, जो आप मेरी पत्नी को ऐसे बंधक बनाए खड़े हैं? कमला देवी अवाक सी खड़ी रह गई और रेनू ने चीखते हुए कहा, वाह भाई, पत्नी प्रेम में इतना बह गए कि कुछ और नहीं दिखता। इसने कितनी गिरी हुई हरकत की है मेरे पति के साथ, तुम्हें पता भी है? रेनू ने फिर वही सारी बातें दोहरा दी जो विनोद ने उसे बताया था। रेनू दीदी की बात सुनकर नवीन ने स्वाति की तरफ देखा और पास आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम चिंता ना करो स्वाति, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम तो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, आप तो जानती हो ना जीजाजी का स्वभाव। इन्हीं सब हरकतों की वजह से कई बार पिटते पिटते बचे हैं ये। और दीदी, क्या तुम्हें ही नहीं पता इनकी असलियत? नवीन, मैं सब समझ रही हूँ। स्वाति ने तुम्हें अपनी सुंदरता से मोह लिया है। बहुत घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर, बहुत अहंकार है इसे अपने ऊपर, रेनू ने चिढ़ते हुए कहा। इतना सब सुनकर अब ये बातें स्वाति के बर्दाश्त से बाहर थी। वो बोली, बस दीदी, आपका जो मन करे आप कहे जा रही हैं। मैं स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं। आपको आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क समझ आता है? नहीं ना। मैं बताती हूँ आपको। अहंकारी वो होता है जो अपनी प्रत्येक चीज़ पर घमंड करता है, उसे ही श्रेष्ठतम समझता है और दूसरों की चीज़ों को तुच्छ या हीन, जैसा कि आप अपने पति के बारे में सोचती हैं। कई ऐब होने के बाद भी यही आपके लिए सर्वोपरि है
और अपने अहंकार की वजह से ही आप आक्रामक होती जा रही हैं। और स्वाभिमान वह होता है जो अपनी चीज पर गर्व करता है, उन्हें श्रेष्ठ समझता है और दूसरों की भी इज्जत करता है। वो तुलना में लीन होकर बिना सही गलत जाने कोई भी फैसला नहीं लेता है। वो सही चीजों को सही से रखता है और गलत को सुधार कर सही करने की चेष्टा रखता है। आप ही सोचिए कौन स्वाभिमानी है और कौन अहंकारी। आपने तो सच तक जानने की कोशिश नहीं की और नतीजे पर आप पहुंची। इनसे पूछिए ये क्यों आए थे किचन में, पैर छूने की शिकायत कर मेरे पीठ को छू रहे थे। इनकी बुरी नीयत थी, कभी हाथ तो कभी गाल, कैसे सहन करती मैं। आप ही बोलो, मेरे पति मुझे खुश रखते हैं या कैसे भी रखते हैं, इनको क्या मतलब है। सब कुछ बर्दाश्त है, पर कोई मेरे आत्मसम्मान पर उंगली उठाए ये कतई नहीं। और इन्होंने तो हाथ उठाया, कैसे चुप रहती मैं। एक थप्पड़ तो बहुत कम था इनके लिए। अभी कहाँ दिमाग ठिकाने आया होगा इनका। रेनू दीदी, आपको बहुत शौक है ना दिमाग सही करने का, तो इनका दिमाग क्यों नहीं सही किया आपने। किस बात का इंतजार कर रही थी, बोलिए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर अन्याय और गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई लोगों की भाषा में अभद्रता होती है, छलावा होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम भी उनकी तरह ही बने। पर चुपचाप अभद्रता को सहन करना भी सही नहीं है। कोई मुझ पर लगातार बार बार उंगली उठाता रहे और मैं चुपचाप सब सुनती रहूं, तो ये मेरे आत्मसम्मान से छल होगा। अब तो हकीकत आपके सामने है। क्यों रेनू दीदी, बोलिए। नवीन ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ दीदी बोलो ना, चुप क्यों हो। क्या अब भी तुम्हें स्वाति गलत और जीजाजी ही सही लग रहे हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो ना इनके बारे में, फिर क्यों अपने मन को दिलासा देती रहती हो। कहीं का गुस्सा कहीं निकालती हो। अब तो आंखें खोलो दीदी। अहंकार में चूर रेनू को सही गलत से कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी बेटी और दामाद की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सुन रही हो। बोलो, इसे अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाने को कहो। कमला देवी को अपनी बेटी और दामाद की गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी रेनू से लंबी सांस भरते हुए कहा कि घर छोड़कर तो तुम दोनों को जाना चाहिए। गुनाह दामाद जी ने किया है, स्वाति ने नहीं, इसीलिए सजा दामाद जी को मिलनी चाहिए और यह घर छोड़कर तुम दोनों जाओगे। मैं ही बेटी के प्यार में अंधी होकर दामाद जी के गलत होने पर भी तुम्हारा साथ दे रही थी। इतना कहकर कमला देवी ने अपनी बहू स्वाति से मांगफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं गलत थी। रेनू बौखला सी गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, स्वाति ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया कि आप माँ जी से सवाल जवाब ना करें और अगर अपना परिवार बनाए रखना चाहती हैं तो अभी चुपचाप यहाँ से चली जाइए। बाद में क्या करना है ये हम बाद में ही देखेंगे। अभी आपका जाना ही बेहतर होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैं चाहूँ तो इन्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ और मेरा दिल भी मुझे इस बात की पूरी इजाज़त देता है, क्योंकि स्वाभिमान को किसी का डर नहीं होता। अहंकार तो एक दिन घुटने टेक ही देता है, पर स्वाभिमान पूरी जिंदगी हमारी शान बनकर हमारा सिर ऊंचा किए रहता है। जो अहंकार में चूर हो उसे कहाँ कुछ समझ आता है भला। अपना सा मुंह लेकर रेनू और विनोद दोनों वहां से चले गए। दोस्तों, आप सभी से भी अनुरोध है कि अपना स्वाभिमान बनाए रखिए। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। कोई आप पर कीचड़ उछाले तो उसका स्वागत ना करिए, बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब दीजिए। रेनू जैसे तुच्छ विचार वाले लोग आपको जगह जगह मिलेंगे जो आपके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, पर ऐसे लोगों को सहना इनका हौसला बढ़ाने जैसा है। इसीलिए अब और ना सहिए, अब चुप ना रहिए, उठिए, अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए, सही गलत को पहचानिए और स्वाभिमान बनिए, अहंकारी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।